हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चैनल नक्की सब्सक्राइब करा. हवेली के लंबे चौड़े किचन में मसालों की खुशबू के साथ साथ एक रहस्यमय बातचीत का धुआं भी उठ रहा था. संध्या जी और उनकी देवरानी मोनिका जी बड़े ध्यान से खाने की तैयारियों में लगी हुई थी, मगर उनका असली ध्यान उस मेहमान पर था जो आज बाहर से आने वाला था. उसके आने की खबर उन्हें एक दिन पहले ही मिल चुकी थी और आज उसके आने का दिन था. लेकिन अब जब वो सच में आने वाला था तो पूरे घर को जैसे डर और बेचैनी ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया था. हर कोई दुआ कर रहा था कि वह आए और यह रिश्ता तोड़कर चला जाए, और उस रिश्ते को तोड़ने के लिए दुआएं मांगी जा रही थी जो बचपन से ही दोनों के साथ जोड़ दिया गया था. कभी सबकी दिली ख्वाहिश थी कि सौम्या विदा अंकित के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताएगी, लेकिन आज आज वही सारे लोग उस सपने से मुंह मोड़ जिंदगी बचाते थे. अनिकेत दादा और सौम्या के दादा आपने इसमें मुंह मोड़ लेना चाहते थे. अनिकेत के दादा और सौम्या के दादा आपस में बहुत गहरे दोस्त थे. उन्होंने अपनी तिपोती का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था. अनिकेत से वादा लिया गया था कि वह इस रिश्ते को हर हाल में निभाएगा, और उसी वादे को निभाने के लिए आज वो हिंदुस्तान वापस आ रहा था. अनिकेत के दादा और सौम्या के दादा तो बरसों पहले इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनके द्वारा जोड़ा गया यह रिश्ता अभी भी अनिकेत की नज़र में बहुत अहमियत रखता था. अहमियत तो सौम्या के घर वालों की नज़र में भी थी इस रिश्ते की, लेकिन एक ऐसी भयानक सच्चाई जिसके कारण वे चाहकर भी, बिना चाहते हुए भी चाहते थे कि यह रिश्ता टूट जाए और अनिकेत वापस लौट जाए. वो आ रहा है भाभी, अब उसे क्या कहना है? संध्या जी ने बेचैनी से इधर उधर देखते हुए पूछा. उनके शब्दों में एक अनजाना सा डर छिपा हुआ था. मोनिका जी ने कटे हुए प्याज को कढ़ाई में डालते हुए बड़ी लापरवाही से जवाब दिया. अरे क्या मतलब, क्या करना है? वो तो सिर्फ 5 साल का था जब यहाँ से गया था. अब उसे क्या मालूम कि सौम्या कैसी दिखती है कैसी नहीं. क्या पता वो खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे. नहीं भाभी, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा. संध्या जी ने परेशानी से तौलिया से हाथ पोंछते हुए कहा. उसके स्वर्गीय पापा और दादा की यही सबसे बड़ी इच्छा थी. वो अपने बुजुर्गों की बात को कभी नहीं टाल सकता. आपको नहीं मालूम, वो सिर्फ 5 साल का था जब उसके पापा ने उसकी बात पक्की की थी, और आज वो अपने बाप दादा की इज्जत रखने के लिए उस लड़की से शादी करने यहाँ आ रहा है जिसने उसे कभी देखा तक नहीं. वो बेचैनी से अशी करने यहाँ आप कह रही. वो बेचैनी से बोली. अरे तो तुम फिक्र क्यों करती हो? देखा जाए जो भी होगा, बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे. मोनिका जी ने यूं ही लापरवाही से हंसते हुए कहा. लेकिन लेकिन अगर उसे हकीकत पता चल गई तो, और अगर अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो क्या होगा? संध्या जी डर और परेशानी के मिलेजुले भाव के साथ बोली. अरे तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे वो कोई बहुत बड़ा तूफान हो. वो तो वही छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ के इशारों पर नाचता है. बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. दोनों औरतें लगातार काम करते हुए इसी विषय पर बात कर रही थी. जो लड़का 5 साल की उम्र में यहाँ से गया था वही अब 28 साल का जवान बनकर लौट रहा था. उनके लिए उसका आना एक उत्सुकता भी था और एक चुनौती भी. वो अपने कमरे में उदास बैठी थी. गैलरी में लगे झूले पर खामोश बैठी वो आसमान की ऊंचाइयों को तक रही थी, जहां बादल अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे थे, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह. क्या यह सही होगा जो यह लोग मुझे करने के लिए कह रहे हैं? अगर उसे उसे पता चल गया तो क्या होगा? मेरा क्या बनेगा? वह अफसोस से
धीरे से बड़बड़ाई, नहीं ऐसा कभी ना हो। लेकिन मेरा क्या? इन लोगों ने तो मुझे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। मेरी खुशी, मेरी मर्जी, इस सब की कोई कीमत थी नहीं। उसकी आंखों से गरम गरम आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। हे भगवान, कोई हल निकाल दो। कुछ भी ऐसा हो जाए कि यह शादी रद्द हो जाए और मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते में कभी ना बंधूं। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ कर लिए। कुछ देर के बाद नौकरानी कमरे में आई और कुछ नए सूट बिस्तर पर रखकर चली गई। सौम्या ने बेहद बेदिल मन से उन कपड़ों को देखा, फिर एक खूबसूरत सूट निकालकर तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। और थोड़ी देर के बाद जब सौम्या तैयार होकर बाहर आई तो सीधे गैलरी में जाकर दोबारा से खड़ी हो गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक एक चमकती हुई महंगी गाड़ी हवेली के बड़े से फाटक से अंदर आती हुई दिखाई दी। सौम्या हैरत और धड़कते दिल के साथ नीचे देखने लगी कि आखिर कौन आया है। गाड़ी रुकी और उसमें से एक बेहद शानदार और खूबसूरत नौजवान बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि अनिकेत मिश्रा था। उसने गहरे रंग का थ्री पीस सूट पहना हुआ था। वो कहीं से भी विदेश में पला बड़ा नहीं लगता था, बल्कि उसकी शख्सियत में एक ऐसी देसी आकर्षक और रौब था जो देखने वाले को अपनी ओर खींच लेता था। उसकी लंबी कद काठी और चाल ढाल से एक अजीब सा रौब झलक रहा था। दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ी उसकी माँ और चाची आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, उसकी माँ ने ममता भरे शब्दों में कहा। अनिकेत हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कैसी हैं आप आंटी जी? उसने सामने खड़ी संध्या जी और मोनिका जी की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जबकि वह हल्की नाराजगी से बोली, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या तुम्हें एक बार भी हमारी याद नहीं आई? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तभी यहाँ से ले गए थे जब तुम बहुत छोटे थे। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता था कि एक बार आकर हमसे मिलो? उन्होंने शिकवा किया। अरे दिल किया था ना आंटी जी, तभी तो मैं आपके पास आ गया हूँ। अनिकेत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रहने दो, रहने दो। मैं जानती हूँ तुम यहाँ सिर्फ सौम्या से शादी करने के लिए आए हो और मुझे पता है एक बार शादी हो गई तो तुम उसे भी यहाँ से लेकर चले जाओगे और फिर मुड़कर भी नहीं देखोगे। सौम्या की माँ ने अफसोस से कहा। अनिकेत ने तुरंत जवाब दिया, आपको किसने कहा कि मैं वापस नहीं आने वाला? फिलहाल तो मैं सिर्फ अपने स्वर्गीय पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। यह कहकर वह वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा और पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। वहां से उसकी मां नंदिनी जी बाहर आई। दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में खुशी के आंसू भी। बरसों की दूरी जैसे एक ही पल में सिमट गई। सौम्या गैलरी से खामोशी से खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। सबकी आंखों में खुशी और शिकवे के मिले जुले जज्बात उमड़ रहे थे, जबकि सौम्या कुछ उत्सुकता और बेबसी के साथ गैलरी से पलटी ही थी कि अचानक नीचे खड़े अनिकेत की नजर ऊपर उठी थी। उससे गैलरी साफ नहीं देख सका, मगर वो जानता था कि लहराता हुआ नजर थी। वो उसका चेहरा तो साफ नहीं देख सका, मगर वो जानता था कि वह कौन हो सकती है। अनिकेत अपनी माँ और संध्या जी और मोनिका जी के साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो लन में दाखिल हुआ, उसकी नजर सामने से आती एक मासूम सी लड़की पर पड़ी। वो बलाकांकी मासूम और खूबसूरत थी। उसका रंग दूध की तरह गोरा था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उदासी में भी साफ झलक रही थी। उसके लंबे घने काले बाल जो अक्सर जोड़े में बंधे रहे थे, इस वक्त उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसने बिल्कुल सादा सा पीच रंग का सूट पहना हुआ था, मगर उसकी सादगी में भी बला की खूबसूरती झलक रही थी। गले में पड़ा दुपट्टा उसकी पर्सनालिटी को और भी निखार रहा था। अनिकेत उसे देखकर एकदम खामोश रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही सौम्या है जिससे उसका रिश्ता बचपन में तय हुआ था। वो तो सौम्या के बारे में कुछ और ही गुमान कर रहा था कि गांव की एक सीधी सादी आम सी लड़की होगी,
लेकिन सौम्या तो उसके ख्यालों से बिल्कुल उलट निकली थी। उसका दिल अनजाने ही खुशी से जोरों से धड़कने लगा। होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। अब तक जो दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था कि पता नहीं वे कैसी होगी, कैसी नहीं, सारा डर एक पलकने भी तेज हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों की नमी उसका सच जाहिर ना कर दे। हवेली के लन में कदम रखते ही माहौल में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। सौम्या ने हिम्मत जुटाई और धीमे धीमे कदमों के साथ नंदिनी जी के सामने आकर खड़ी हो गई। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? उसने धीमे और संकोच भरी आवाज में पूछा। नंदिनी जी ने तुरंत नजर उठाकर अपने सामने खड़ी उस मासूम सी गुड़िया को देखा। उनके चेहरे पर एकदम से ममता भरी मुस्कान फैल गई। आओ बेटा आओ, भगवान बुरी नजर से बचाए। क्या यह हमारी सौम्या है? उन्होंने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ संध्या जी और मोनिका जी से पूछा। इस दौरान पीछे खड़े अनिकेत का दिल भी एक जोरदार धड़कन के साथ धड़क उठा था। वो खामोश खड़ा उसके चेहरे के नए नक्श का जायजा ले रहा था। सौम्या को खुद पर अनिकेत की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, जिससे वो घबराहट से कांप रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वह जमीन में धंस जाए या फिर यहाँ से भाग जाए। जी हाँ, यह मेरी बेटी सौम्या है, संध्या जी ने गर्व से बताया, मगर उनके शब्दों में कहीं ना कहीं एक अजीब सा बोझ छिपा हुआ था। सौम्या ने हैरत से अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखें फैल गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मोनिका जी ने उसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का सख्त इशारा कर दिया और वो एक बेबस कैदी की तरह चुप होकर रह गई। अच्छा, अब आप लोग आराम करें, मैं खाना लगाती हूँ, फिर हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। तब तक सौम्या के पापा और उसके चाचा भी ऑफिस से वापस आ जाएंगे। मोनिका जी ने कहा। नंदिनी जी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। सौम्या सौम्या बेटा, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने प्यार से सौम्या का हाथ थामना चाहा, मगर मोनिका जी ने तुरंत बात काट दी। आप चलिए, मैं इसे अभी आपके कमरे में भेजती हूँ। ठीक है, जल्दी भेजना, मुझे इससे ढेर सारी बातें करनी है। नंदिनी जी ने मुस्कुराकर कहा और सौम्या के माथे को चूमकर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वे दोनों नजरों से ओझल हुई, संध्या जी जल्दी से उसकी तरफ आई और उसके कान के करीब झुककर धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, एक बात याद रखना सौम्या, आज इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सोच लो, अगर सच किसी के सामने आया तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। ये कहकर वे एक पल भी वहां नहीं रुकी और गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। सौम्या अपनी माँ के इन पत्थर दिल शब्दों पर भीतर तक तड़प उठी। उसका दिल जैसे खामोशी में कहीं अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसके मन में दर्द भरा सवाल उठ रहा था, क्या इन्हें अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आता? क्या इन्हें मेरी खुशियां बिल्कुल दिखाई नहीं देती? उसने दिल ही दिल में यह सोचा और एक गहरी आ भरकर नंदिनी जी के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो जैसे ही राहदारी से गुजरकर नंदिनी जी के कमरे में दाखिल होने लगी कि अचानक ही एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई थाम ली और सौम्या एकदम से उछल पड़ी। सामने अनिकेत खड़ा था, जिसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक चमक रही थी। मैडम, आप तो बहुत ज्यादा प्यारी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी खूबसूरत होंगी, अनिकेत ने धीमे लहजे में कहा। सौम्या ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हाथ छोड़िए मेरा, अनिकेत ने पकड़ और भी मजबूत कर ली और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम आप तो गुस्सा भी बहुत करती हैं। क्या बाहर के देश से आने वाले क्या बाहर से देश से आने वालों का स्वागत कैसे किया जाता है आपके देश में? सौम्या ने तिरछी नजरों से उसे देखा और झुंझुलाकर बोली, हाँ, गुस्सा तो मैं हर वक्त करती रहती हूँ और मैं इंसानों को मारकर खाने की भी आदी हूँ, इसलिए मुझसे बचकर ही रहिए तो आपके लिए अच्छा होगा। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और नंदिनी जी के कमरे में चली गई, जबकि पीछे से अनिकेत उसका यह तेज और बेबाक अंदाज देखकर हैरान भी हुआ और थोड़ा सा प्रभावित भी।
वह मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जो इत्तेफाक से सौम्या के कमरे के बिल्कुल बराबर था। कमरे के अंदर नंदिनी जी, मोनिका जी और संध्या जी पहले से ही मौजूद थी। नंदिनी जी ने सौम्या को देखती प्यार से उसे अपने पास बुला लिया। आओ मेरी बच्ची, मेरे पास आकर बैठो। सौम्या उनकी मोहब्बत को नजरअंदाज ना कर सकी। वह हल्की सी मुस्कान सजाकर उनके करीब बैठ गई। नंदिनी जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी हो गई है। संध्या, तुमने अमानत का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। बिल्कुल भाभी, क्योंकि आपकी ही तो अमानत थी। संध्या जी ने बात को संभालते हुए तुरंत कहा। फिर थोड़ी देर के बाद घबराते हुए बात की शुरुआत की। वैसे नंदिनी दीदी, मैं एक बात पूछना चाहती थी। हाँ हाँ पूछो संध्या, क्या बात है? नंदिनी जी का हाथ लगातार सौम्या के बालों में घूम रहा था। वो मैं यह पूछना चाहती थी कि अनिकेत को कहीं कोई और लड़की तो पसंद नहीं। आप एक बार उससे पूछ लीजिए। अगर वह शादी के लिए राजी नहीं तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं होगा। मोनिका जी ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, जिसकी आंखों में इस वक्त उत्सुकता और उम्मीद की एक हल्की सी लहर जाग उठी थी। नंदिनी जी खुलकर मुस्कुराई। नहीं संध्या, मोनिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह अपने बाप के साथ हुई बात की बहुत इज्जत करता है। उसने आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो तो हमेशा से ही जानता था कि उसका रिश्ता बचपन से ही तय है, इसलिए वह दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार है। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि वह किसी और को पसंद करता है। नंदिस बात ने जुम्या की बेफिक उमेशियस नंदिनी जी की बातों ने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके चेहरे पर उदासी की गहरी छाप आ गई। संध्या जी और मोनिका जी ने भी एक दूसरे को देखा और एक लंबी ठंडी आह भरी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या सौम्या को इस रिश्ते से कोई ऐतराज है? नंदिनी जी ने सौम्या के झुके हुए सिर को देखकर पूछा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सौम्या को भला क्या ऐतराज हो सकता है? वो भी अपने बड़ों के फैसलों का मान रखती है ना सौम्या बेटा। संध्या जी ने जबरदस्ती उसे पुकारा और बोलने के लिए मजबूर किया। सौम्या ने भारी दिल के साथ बस सिर हिलाकर उनके बात की हामी भर दी। उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। ठीक है, फिर हम एक हफ्ते के बाद शादी रख लेते हैं। संध्या जी की बात पर नंदिनी जी ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुना दिया और सौम्या का दिल डूबने लगा। क्या एक हफ्ते बाद? अचानक उसके मुंह से ये शब्द निकल गए। क्यों, तुम्हें कोई ऐतराज है बेटा? नंदिनी जी ने नरमी से पूछा। सौम्या ने बेबसी से अपनी माँ की ओर देखा, जिनकी आंखें अब भी उसे खामोश रहने का इशारा कर रही थी। नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अब बड़े जो भी फैसला करेंगे वही सही होगा मेरे लिए। यह कहकर वो उठी और लगभग भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। देखा ना, मेरी बेटी को शर्म आ गई। संध्या जी ने तुरंत बात संभाली। शाम को मैं उसके पापा से बात करूंगी जब वो आएंगे, और जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। दोनों औरतें उन्हें आराम करने का कहकर कमरे से निकल गई और सौम्या के कमरे की तरफ बढ़ गई। सौम्या अपने कमरे में पहुंची और बेड पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही संध्या जी और मोनिका जी कमरे में दाखिल हुई। सौम्या की हालत देखकर संध्या जी का दिल जैसे कट कर रह गया, मगर वो अपने फैसले पर अब भी अड़ी हुई थी। हम अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, मोनिका संध्या जी ने धीमी आवाज में कहा। हम मजबूर हैं। मेरी बेटी मेरी बात को समझती है। समझती हो ना सौम्या? मोनिका जी भी उसके पास आकर बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। संध्या जी भी उसके पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम मोनिका, हमारी बेटी बहुत समझदार है। लेकिन मम्मा में सोमेश ने कुछ कहना चाहा, मगर संध्या जी ने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बस अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, समझ आया ना सौम्या? उन्होंने सौम्या नाम पर खासा जोर देकर ये बात कही थी। सौम्या ने सिर झुका लिया और उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। संध्या जी उसे वहीं रोता छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई।
मोनिका जी उसे तसल्ली देना चाहती थी, मगर संध्या जी ने उन्हें भी अपने साथ चलने का इशारा किया। दरवाजा बंद हुआ तो पीछे सिर्फ सिसकियां और हवेली की खामोश दीवारें रह गई, जो झूठ और दर्द की गवाह बनने जा रही थी। हवेली के दर्रो दीवार आज पूरी तरह से रोशनियों में नहाए हुए थे, मगर इन रोशनियों के पीछे झूठ और डर का एक ऐसा गहरा अंधेरा था जिसे सिर्फ कुछ लोग ही महसूस कर सकते थे। शादी की तैयारियां अपने चरम पर चल रही थीं। ढोलक की थाप और खुशियों के गीत गूंज रहे थे, मगर जिसकी शादी थी वो बिल्कुल पत्थर बनी, खामोश बनी बैठी थी। शादी की साज रस्में बेहद सादगी से की जा रही थी, जिसके बाद संध्या जी ने एक नया आदेश सुना दिया। अब जब तक विदाई नहीं हो जाती, अनिकेत सौम्या से नहीं मिल सकता। अनिकेत ने लाख कोशिश की, लेकिन संध्या जी ने उन दोनों को मिलने का एक भी मौका नहीं दिया। संध्या जी ने दो टूक फैसला सुना दिया था कि जब तक सौम्या की विदाई नहीं हो जाती, सौम्या अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगी। अनिकेत, जो दिल ही दिल में सौम्या से मिलने के लिए तड़प रहा था, उसे बात करने, उसे देखने के बहाने ढूंढ रहा था, हर बार नाकाम लौटता। संध्या जी एक दीवार बनकर उनके बीच खड़ी हो गई थी, और वे चाहकर भी शादी से पहले सौम्या से मिल ना सका। सौम्या अपने कमरे में अकेली बैठी अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देख रही थी। मेहंदी का रंग काफी गहरा रचा था और उसके ठीक बीच में अनिकेत का नाम लिखा था। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू मेहंदी के डिजाइन पर गिरकर उसे धुंधला कर रहे थे। उसने हिम्मत करके सामने लगे बड़े से आईने में खुद को देखा। उसने लाल रंग का भारी जोड़ा पहन रखा था। उस खूबसूरत जोड़े पर सोने के तारों का खूबसूरती से काम किया गया था, जो उस जोड़े को और भी चार चांद लगा रहा था। माथे पर झूमर, गले में भारी भारी हार और हाथों में भरी हुई चूड़ियां उसे किसी रियासत की शहजादी बना रहे थे। उसका गोरा रंग इस लाल रंग में और भी दमक रहा था। मगर इन आंखों का क्या, जो एकदम से वीरान थी। उसे अपनी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ, चूड़ियों की खनखनाहट पूरे कमरे में फैल गई। वो खनक उसे अपने कानों में किसी चुभन की तरह महसूस हुई। उसका ही वो ये सब कुछ तहस नहस कर दे, सब कुछ उजाड़ कर रख दे। वो चीख चीख कर सबको बता दे कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है। उसे अभी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, उसे अपने सपने पूरे करने हैं। और सबसे बड़ा दुख तो यह था कि वो जिस मकाम पर खड़ी थी, क्या वो उसका हक था? मगर अगर अनिकेत को हकीकत मालूम होगी तो क्या वो उसे कभी माफ करेगा? नहीं, वो कभी माफ नहीं करेगा। उसके अंदर से जैसे आवाज आई, उसके दिलो दिमाग में एक ऐसी जंग जारी थी जिसका कोई अंजाम नजर नहीं आता था। वो खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब ढूंढकर खुद ही उलझ जाती। चलो बेटा, बारात आने वाली है, संध्या जी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। उनके शब्दों में कोई नरमी नहीं थी, बल्कि एक आदेश था। सौम्या ने आंसू भरी आंखों से अपनी माँ को देखा। मामा, मेरा दिल नहीं मान रहा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, अगर अनिकेत को पता चल गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं उसके सामने कैसे नजर उठाऊंगी? खामोश रहो सौम्या, बिल्कुल खामोश हो जाओ। संध्या जी ने गरज कर उसे टोका। अगर अब एक शब्द भी तुम्हारे इन होठों से बाहर निकला तो याद रखना, मैं अभी के अभी खुद को खत्म कर लूंगी। जिस तरह पहले किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ, उसी तरह अभी भी किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि बरसों पुराने रिश्तों में दरार आ जाए? क्या तुम अपने खानदान को रुस्वा करना चाहती हो? सौम्या अपनी माँ की इस धमकी पर तड़प कर रह गई। मम्मा, क्या आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? उसने रोते सिसकते हुए पूछा, मगर संध्या जी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। चलो अब खामोशी से नीचे चलो और यह आंसू साफ कर लो। उन्होंने सौम्या का बाजू पकड़कर उसे उठाकर खड़ा कर दिया। बाहर मोनिका जी ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और दोनों उसे लेकर हवेली के बागीचे की तरफ बढ़ी, जहां पर बारात का इंतजाम किया गया था। हालांकि बारात ना तो कहीं दूर से आनी थी, ना ही कहीं गैरों से, इसीलिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं किया था।
मगर फिर भी गांव के कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर विदाई के इस फंक्शन को बाकायदा बनाया गया था। फोटोशूट हुआ, कुछ रस्में पूरी हुई और फिर वह वक्त आ गया जिससे सौम्या सबसे ज्यादा डरी हुई थी। उसे सारी रस्मों के बाद अनिकेत के कमरे में भेज दिया गया। अनिकेत का कमरा ताजा फूलों की महक से महक रहा था, मगर सौम्या के लिए वह कमरा किसी कैदखाने से कम नहीं था। वह बेड के कोने पर बैठी बुरी तरह कांप रही थी। गुस्से से, डर से, बेबसी से वह समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, अपने चाचा पर भी गुस्सा आ रहा था। उन दोनों ने मिलकर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे कुर्बान कर दिया था और उसे डर भी लग रहा था कि अगर हकीकत अनिकेत को पता चलेगी तो उस वक्त क्या होगा। उसके दिमाग में यही सारी बातें घूम रही थीं। धोखा, झूठ, सजा। वो इस कदर घबराई हुई थी कि उससे अपनी सांसें भी डूबती हुई महसूस हो रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी, उसका सिर झुका हुआ था और दुपट्टे का पल्लू उसके हाथों में बुरी तरह मसला जा रहा था। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई तो सौम्या का दिल जैसे गले में उछल कर आ गया। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी और आंखों में अपने जीवन साथी के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ रहा था। जैसे ही वह सौम्या के करीब आया, सौम्या घबराकर खुद को पीछे खींच लेती है। मुझसे फिलहाल दूर रहें प्लीज, सौम्या ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थी। अनिकेत उसकी इस हरकत पर एक पल के लिए चौंक गया, मगर फिर उसने गहरी सांस ली। उसने सोचा शायद सौम्या अचानक बदली परिस्थितियों से परेशान है। ठीक है सौम्या, मैं समझ सकता हूँ, अनिकेत ने नरमी से कहा। हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलाना। तुम शायद अभी इस रिश्ते के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी बात पर मजबूर नहीं करूंगा। उसने सौम्या के चेहरे की तरफ देखा जहां आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। यह सब उसके लिए नया है और वो नहीं चाहता था कि उनकी जिंदगी की शुरुआत किसी कड़वाहट भरे पलों के साथ हो। वो प्यार भरी नजरों से उसे देखता हुआ खड़ा हो गया, फिर खामोशी से कमरे के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गया जहां सोफा पड़ा हुआ था, जबकि सौम्या ने एक ठंडी आह भरी। उसे फिलहाल के लिए तो मोहलत मिल गई थी, मगर वह जानती थी यह खामोशी ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी। झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत आखिर कब तक खड़ी रहेगी? यह सवाल उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी था। वो उठकर वॉशरूम में गई, जहां पहले से एक सादा जोड़ा लटका हुआ था, जो शायद उसकी माँ या चाची ने टांग दिया था। चुपचाप फ्रेश होकर वह वापस आई और बेड पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस फिर इन्हीं सोचों में गुम ना जाने, बुरी तरह डरी हुई थी और फिर इन्हीं सोचों में गुम ना जाने कब उसे नींद आ गई। सूरज की पहली किरण जब हवेली के रोशनदानों से अंदर आई तो परिंदों की चहचहाट ने माहौल में नई जिंदगी भर दी। लेकिन सौम्या के लिए यह सुबह किसी नई उम्मीद की बजाय वो रात भर ठीक से सो नहीं सकाई थी। वो रात भर ठीक से सो नहीं सकी थी। उसके दिल और दिमाग में वही पुराने डर और माँ की दी हुई धमकियां गूंज रही थी। वह जल्दी से जागी, उठकर बैठी और नहाकर तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। तैयार होकर जब वो बाहर निकली तो उसने हल्के पिंक रंग की एक बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर सुबह की ताजगी के बावजूद एक अजीब सी घबराहट थी। वो बड़े से शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी, मगर उसकी ब्लाउज की डोरियां अभी भी खोली हुई थी। उसी पल अनिकेत की आंख खुली। सामने खड़ी सौम्या का अक्स जब शीशे में लहराया तो वो एक पल के लिए दंग रह गया। सुबह की रोशनी में सौम्या किसी ख्वाबों से भरी तस्वीर की तरह लग रही थी। अनिकेत बेगदी के आलम में बिस्तर से उठा और दबे कदमों उसके करीब आकर रुक गया, जैसे वो किसी जादू में डूबा हुआ हो। सौम्या अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक उसे अपनी कमर पर किसी के नरम स्पर्श का एहसास हुआ। अनिकेत ने बेहद नरमी
और मोहब्बत से उसके ब्लाउज की खुली हुई डोरियां थाम ली थी और अब उन्हें धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए बांधने लगा। यह नरम सा स्पर्श का एहसास होते ही सौम्या के पूरे वजूद में जैसे एक करंट सा दौड़ गया और जोर से चीख पड़ी। क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए मुझसे। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ नाच रहे थे। अनिकेत उसकी अचानक और इस तेज प्रतिक्रिया पर हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसने अपने हाथ हवा में ही रोक लिए। सौम्या, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। मदद? कैसी मदद? सौम्या का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपने कल रात ही तो कहा था मुझसे कि आप मुझे वक्त देंगे, मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। क्या यही आपका वक्त देना है? क्या इसी तरह आप अपनी जुबान का पास रखते हैं? उसकी आवाज में कंपन था, मगर शब्द कांटेदार थे। अनिकेत खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि सौम्या इस कदर गुस्से से बिखर जाएगी। उसने सौम्या के चेहरे पर फैली हुई परेशानी और उसकी आंखों में तैरते आंसुओं को भी देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो शायद जल्दबाजी कर गया है। वो कुछ कदम पीछे हटा और बेहद गंभीरता से बोला, माफ करना सौम्या, मैं शायद अपनी हद भूल गया था। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था और ना ही तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करना। मैंने सोचा शायद अब हम एक दूसरे को थोड़ा सा परिचित हो चुके हैं, मगर मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हाँ समझ लिया। अनिकेत के शब्दों में मौजूद सच्चाई ने सौम्या के गुस्से को थोड़ा सा कम कर दिया। उसके दिल का डर अभी भी बना हुआ था और वो अभी भी उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी। तुम आराम से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो रहा हूं। जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ तब हम एक साथ नीचे नाश्ते की मेज पर चलेंगे, अनिकेत ने धीमे शब्दों में कहा और वाशरूम में बंद हो गया। सौम्या ने एक लंबी गहरी सांस ली और आईने में खुद को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद से लड़ रही थी। मैं इस इंसान से इतनी नफरत क्यों नहीं कर पा रही जितनी करनी चाहिए? उसका लहजा इतना नरम क्यों है? उसने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और कुछ देर के बाद हिम्मत जुटाकर सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद अनिकेत वाशरूम से बाहर आया। वो मुस्कुराया और सौम्या को देखा चलें उसने पूछा। सौम्या ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। दोनों खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गए। नीचे नाश्ते की मेज पर घर के सभी लोग मौजूद थे। नंदिनी जी और संध्या जी की नजरें उन दोनों पर पड़ी। संध्या जी की आंखों में अभी भी वही छुपी हुई चेतावनी थी, जबकि नंदिनी जी के चेहरे पर अपने बेटे और बहू को एक साथ देखकर एक सुकून भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। आ जाओ मेरे बच्चों, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। नंदिनी जी ने मोहब्बत से उन दोनों को पुकारा। सौम्या ने नजरें झुकाकर कुर्सी संभाली और अनिकेत भी मुस्कुराता हुआ उसके साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। नाचते ही मेज पर हवेली के तमाम सदस्य इस वक्त मौजूद थे। एक तरफ सौम्या के चाचा और सौम्या के पापा सागर जी बैठे अखबार देख रहे थे, तो दूसरी तरफ नंदिनी जी और संध्या जी नाश्ता परोस रही थी। सौम्या और अनिकेत के साथ बैठे मेज पर हल्की सी हलचल मच गई, जैसे किसी खुशखबरी ने माहौल को भर दिया हो। मगर सौम्या का दिल लगातार किसी अनजाने खतरे के एहसास से तेज तेज धड़क रहा था। भगवान बुरी नजर से बचाएं, जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। मोनिका जी ने पराठे की प्लेट मेज पर रखते हुए कहा, क्यों सागर भाई, आपकी बेटी तो आज एकदम चांद की जैसी लग रही है। सागर जी ने मुस्कुराकर अपनी बेटी की ओर देखा, मगर उनकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी शर्मिंदगी छुपी हुई नजर आ रही थी। जी भाभी, भगवान इसे हमेशा खुश रखें। नाश्ता शुरू हुई था कि अचानक हवेली की पुरानी नौकरानी, जो सौम्या के बचपन से इस घर में रहती थी, चाय की केतली ली वहां पर आ गई। उसकी नजर जैसे ही मेज पर बैठी सौम्या पर पड़ी, वो एक पल के लिए चौंक गई। अरे ये क्या?
सौम्या बेटी ने आज भी लॉकेट नहीं पहना जो उसकी दादी ने उसे दिया था। सरला मासी ने सादगी से पूछा। अरे वही सोने का पेंडेंट जिस पर ऐश लिखा था। वो तो बचपन से कभी उतारती ही नहीं थी। मेज पर मौजूद संध्या जी मोनिका जी के हाथ हवा में ही रुक गए। सौम्या का रंग भी एकदम से सफेद पड़ गया। उसे उस लॉकेट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मासी वो तो टूट गया, इसलिए मैंने उसे उतार कर अलमारी में रख दिया। सौम्या ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए सरला मासी को जवाब दिया, लेकिन सरला मासी रुकने वाली नहीं थी। टूट गया? अरे बेटी, वो तो बहुत मजबूत था और तुम्हारे गले में उसके निशान भी तो पड़ गए थे। बचपन से पहनती आ रही थी क्योंकि वो हमेशा रगड़ खाता रहता था, इसीलिए तुम्हारी गर्दन पर निशान बन गए थे। आज तो तुम्हारी गर्दन बिल्कुल साफ है, जैसे कभी कुछ पहना ही ना हो। अनिकेत, जो अब तक खामोशी से नाश्ता कर रहा था, मासी की बातें सुनकर चौंक गया। उसने गहरी नजरों से सौम्या की गर्दन की तरफ देखा। सौम्या ने तुरंत अपने गीले बालों से गर्दन छुपाने की कोशिश की। मासी, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें नजर कम आता है। जाओ जाकर किचन का काम देखो। मोनिका जी ने कड़क आवाज में मासी को डांटा तो सरला मासी बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। मगर शक का एक बीज अनिकेत के दिमाग में डाल गई थी। वैसे सौम्या, नंदिनी जी ने अचानक उसे पुकारा। तुम्हारी कलाई पर एक तिल हुआ करता था ना, वो कहाँ गया? 5 साल की उम्र में जब हम वो बात आगे कहते कि इससे पहले ही सौम्या का रंग एक बार फिर से सफेद पड़ गया, जबकि अनिकेत भी अब सीधा होकर बैठ गया था और उसकी कलाई को गौर से देखने लगा। हाँ सौम्या, मम्मा सही कह रही हैं। तुम्हारी कलाई पर एक बड़ा सा काला तिल हुआ करता था। याद है जब एक बार हम बाग में खेल रहे थे तो तुम कहती थी कि यह तुम्हारा लकी मार्क है। सौम्या के हाथ एकदम से रुक गए, उसकी सांसें भी उखड़ने लगी। उसे लगा जैसे जमीन अभी फट जाएगी और वो उसके अंदर जाकर समा जाएगी। संध्या जी ने जल्दी से मेज के नीचे से सौम्या के पैर पर जोर से दबाव डाला कि वो कुछ बोले, लेकिन वो कुछ बोल ना पाई। नहीं नंदिनी दीदी, वो तिल नहीं था। अरे वो तो चोट का निशान था जो अ, वक्त के साथ साथ भर गया। संध्या जी ने सौम्या की जगह तुरंत जवाब दिया। अनिकेत ने गहरी नजर अपनी मोनिका आंटी पर डाली, फिर सौम्या की तरफ देखा जो नजरें झुकाए कांप रही थी। अजीब बात है संध्या, चोट का निशान तो मिट सकता है पर वह तिल कभी नहीं मिटते। और वैसे भी सौम्या का अंदाज और बोलचाल भी उन पुरानी यादों से मेल नहीं खा रही जो मेरे दिमाग में सुरक्षित है। वो फिर से शक भरे अंदाज में बोली, क्या नंदिनी दीदी, बचपन की बातें हैं, इंसान बदल जाता है। शक्ल, सूरत, अंदाज सब बदल जाता है। आप बेकार में छोटी छोटी बातों को पकड़ रही हैं। संध्या जी खामोश, नंदिनी जी खामोश तो हो गई थी, मगर उनकी आंखों में छुपी उत्सुकता और शक सौम्या के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि नंदिनी जी का दिमाग तेजी से अतीत के पर्दे हटा रहा है। नाश्ते के बाद जब सब लोग उठकर खड़े हुए तो अनिकेत ने सौम्या का बाजू पकड़कर उसे एक तरफ रोक लिया। सौम्या, क्या तुम वाकई वही लड़की हो? उसने सौम्या की आंखों में आंखें डालकर पूछा। सौम्या की आंखों से आंसू टपककर उसके गालों पर गिर गए। वो कुछ कहना चाहती थी, सच बताकर इस बोझ से आजाद होना चाहती थी, मगर उसे अपनी माँ की वो धमकी याद आ गई। सच सामने आया तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और बिना अनिकेत को कोई जवाब दिए वहां से भागती हुई चली गई। अनिकेत वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रह गया। वो सागर जी की आवाज पर होश में वापस आया था। सागर जी की अपने साथ ले जाने वाले थे क्योंकि आज गांव से शहर के लिए निकलना था। अनिकेत ने अपने तमाम ख्यालों को झटका और उनके साथ चला गया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन हवेली के माहौल में मौजूद वह तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अनिकेत और सौम्या की शादी को कुछ महीने बीत चुके थे, मगर उनके बीच मौजूद दूरी अभी भी एक गहरी खाई की तरह बनी हुई थी। इस बीच अनिकेत ने कई बार कोशिश की कि वह इस अजनबी से लगने वाला थोड़ा सा अपनापन भर सके,
मगर सौम्या का रवैया एक ऐसी बर्फ की दीवार की तरह था जो कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अनिकेत से बात करने से कतराती, उसके करीब आती ही बिदक जाती और हर वक्त अनजाने डर के साए में घिरी रहती। एक शाम जब खामोशी हद से ज्यादा बढ़ गई तो अनिकेत का धैर्य टूट गया। वो सौम्या की लगातार दूरी और उसकी बेरुख भरे रवैया से तंग आ चुका था। यही वो पल था जब उनके बीच वो कड़वी बातचीत हुई थी जो इस रिश्ते की बुनियादों को हिला देने वाली थी। अनिकेत कमरे में आया तो उसकी नजर शीशे के सामने खड़ी सौम्या पर पड़ी और वो मधोस साख उसे देखता रह गया। वो अपने गीले बालों को सुखा रही थी और कमर पर मौजूद डोरियां खुली हुई थी। अनिकेत आगे बढ़ा और सौम्या की नाजुक कमर पर मौजूद काले तिल पर अपने गर्म होठों का स्पर्श रख दिया। उसका आज कुछ भी सुनने का मन नहीं था। आज उसका अंग अंग बुरी तरह बेचैन हो रहा था सौम्या को पाने के लिए। लेकिन इस नर्मगरम स्पर्श पर सौम्या एकदम से सिकुड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे वजूद को किसी ने अंगारों पर छोड़ दिया हो। उसने तुरंत ही अनिकेत को दर्द भरी नजरों से देखा। अनिकेत भी गुस्से में भर गया था। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं तो तुम हमेशा मुझसे उतना ही दूर क्यों हो जाती हो? आखिर वजह क्या है? अनिकेत गुस्से में भरा हुआ सौम्या के सामने आते हुए पूछने लगा। उसके शब्दों में गुस्सा था और एक तड़प भी दिखाई दे रही थी। पसंद की शादी में इतना डरी हुई क्यों हो? अनिकेत ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। उसका ख्याल था, हालांकि बचपन से यह रिश्ता तय था, सौम्या भी उसके इंतजार में होगी। मगर यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल उलट थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं है शादी नहीं करना चाहती थी मेरे साथ जबरदस्ती। अभी उसने इतना ही कहा था कि अनिकेत का सब्र जवाब दे गया। उसने एकदम से गुस्से से खींचकर उसे अपनी ओर कर लिया। उसकी पकड़ सौम्या के बाजू पर सख्त हो रही थी कि वह दर्द से चिल्ला उठी। जबरदस्ती क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा जबरदस्ती से? अनिकेत की आवाज दहाड़ की तरह गूंज उठी। बचपन से तुम्हारे नाम की माला जपी है मैंने। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया और अब तुम इसे जबरदस्ती का नाम दे रही हो। क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? क्या तुम किसी और के लिए मुझसे यूं दूर दूर रहती हो? अनिकेत के शक भरी बात ने सौम्या ने तड़प कर अपना बाजी छुड़ाने की कोशिश की। आप नहीं समझ सकते अनिकेत, आपको कुछ नहीं मालूम। यह घर, यह लोग, यह रिश्ता सब एक धोखा है। तो बताओ मुझे क्यों है धोखा, और आखिर धोखा क्या है? अनिकेत उसे दीवार की ओर झुका गया। सौम्या की सांसें रुकने लगी। सच उसके होठों तक आ गया था। मगर उसे अपनी माँ की वही धमकी फिर से याद आ गई जो उसकी जुबान की जंजीर बन गई थी। वो तड़प कर रह गई। न सच बोल सकती थी, न इस झूठ के साथ अब और जी सकती थी। अनिकेत ने जब देखा कि वह कुछ नहीं बोल रही और सिर्फ रही है तो उसने झटके से छोड़ दिया। सौम्या, तुम्हारी यह खामोशी मुझे पागल कर देगी। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी तो शादी के वक्त, दूर तो शादी के वक्त तुम्हारी जबान को ताला क्यों लग गया था? वो गुस्से से कमरे में इधर उधर घूमने लगा, जबकि सौम्या फर्श पर बैठकर सोचों में डूबी रही। कुछ फैसले हम नहीं करते अनिकेत, हालात हमसे करवाते हैं। मैं सिर्फ एक मोहरा हूं इस विवाद का, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। अनिकेत उसके पास झुका, धीमे मगर ठंडे शब्दों में बोला, याद रखना सौम्या, मैं धोखा बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं हूं। जिस दिन मुझे जबरदस्ती की असल लिहाज नहीं करूंगा, और ना ही इन रिश्तों का। वो गुस्से से भड़क गया और सौम्या के चेहरे की ओर झुक गया। सौम्या ने एक बार फिर उसे झटका दिया और अब यह बात उसे और भी गुस्सा दिला गई थी। सौम्या की धड़कनें उसके स्पर्श पर तेज हो रही थी। उसे अनिकेत की आंखों में वो आग नजर आ रही थी जो उसे जला देने के लिए काफी थी। अनिकेत, मेरी बात सुनो, सौम्या ने उससे पीछे हटते हुए कहा। मगर अनिकेत ने एक झटके से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। नहीं सौम्या, अब और कोई इंतजार नहीं, कोई बहाना नहीं।
अब मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। अनिकेत का अंदाज फैसले से भरा हुआ था और सौम्या उसका यह अंदाज देखकर तड़प उठी। लेकिन अनिकेत ने प्लीज अभी नहीं। थोड़ा सा वक्त, और सौम्या ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश की। उसकी आंखों में विनती थी, मगर अनिकेत उस वक्त किसी स्किप सुनने के मूड में नहीं था। उसने सौम्या को खुद के करीब करते हुए उसकी पीठ पर हाथ ले जाते उसकी बैग डोरियों को खोल दिया और उसके कंधे पर पड़ा हुआ साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया। डोरियां खुलते ही कंधों से फिसल दिया। डोरियां खुलते ही ब्लाउज कंधों से फिसल गया। अनिकेत ने अपने होठों का गर्म स्पर्श उसके कंधे पर रख दिया और अगले ही पल उस रेशमी ब्लाउज को कंधे से अलग कर दिया, जो एक ही पल में फिसल कर नीचे गिरा था। और सामने का नजारा देखकर अनिकेत और भी बेकाबू हुआ था। पिंक कलर के खूबसूरत नेट की बिरक कैद सौम्या की नरम और दूधिया धड़कने। अनिकेत ने थूक निगलते निचला होठ कुचलते खुद को बुरी तरह निचला होठ कुचलते खुद को बुरी तरह बहकते महसूस किया। सांसें गहरी हुई। दिल की अनिकेत की नजरों की तपिश खुद पर महसूस करते सौम्या ने जल्दी से अपना रुख अनिकेत से दूसरी तरफ फेर लिया था। चेहरा शर्म से बुरी तरह लाल हो रहा था। दिल में एक अलग ही डर सर उठा रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था वह सही नहीं था इस रिश्ते पर। अनिकेत के इस स्पर्श पर, संगत के नाजुक और खूबसूरत पलों पर उसका कोई भी हक नहीं था, बल्कि इस पर किसी और का हक था। और वह कैसे खुद को उसके हवाले कर देती। सौम्या के रुख पलटने पर अनिकेत के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आगे बढ़ते हुए उसने उसके हुक खोल दिए और सौम्या को छोटे से कपड़े से भी आजाद कर दिया। सौम्या ने शर्म से लाल होते अपने दोनों हाथ अपनी धड़कनों पर रख लिए थे। अगले ही पल सौम्या की कमर में हाथ डालकर उसकी पीठ को अपने चौड़े सीने से लगा लिया, जबकि सौम्या की सांसें गहरी हुई थी और इन गहरी सांसों के बीच ऊपर नीचे होती धड़कने और उसका कांपता हुआ नाजुक नरम वजूद अनिकेत को और भी शरारतें करने पर मजबूर कर रहा था। उसके नज़म पेट पर हाथ रखते हुए उसने हल्के से उसे अपनी मुट्ठी में भरा था। एक हल्की सी सिसकी थी जो सौम्या के होठों से निकली थी। दूसरे हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हुए उसकी धड़कनों तक उसका हाथ पहुंच चुका था। सौम्या के हाथों को नरमी से उसकी धड़कनों से हटाते हुए वो खुद उसकी धड़कनों को अपने हाथों से सहलाते हुए उन्हें महसूस करने लगा। धड़कनों की छोटी सी टिप को अपनी 2 उंगलियों से धीरे से मसलते हुए वह सौम्या को बुरी तरह मचलने पर मजबूर कर गया था। वो एक हाथ से सौम्या की कमर थामे अपने करीब किए हुए था और एक हाथ से वो उसकी नरम धड़कनों को धीरे धीरे सहलाते हुए खुद के अंदर एक सुकून, एक नशा सा उतरता हुआ महसूस कर रहा था, जबकि उसके स्पर्श पर सोने के मूड में नहीं था। लेकिन अनिकेत उसकी नरम धड़कन को अपनी मुट्ठी में दबोच गया कि तभी सौम्या के होठों से एक मदहोश आह निकल गई थी और अगले ही पल वो उसे अपनी ओर घुमा गया था। फिर उसे और भी करीब करते हुए उसके नरम होठों पर झुक गया। वो पूरी शिद्दत से अपनी मोहब्बत उसके वजूद पर नछावर कर रहा था। होठों से तड़प बुझाने के बाद वो उसे बाहों में उठाता हुआ बेड पर लेकर आया था और उसे तकिए पर लिटाता हुआ वो उसके नाजुक वजूद को जगह जगह से अपने होठों से छूने लगा, जबकि सौम्या ने मचलते हुए बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था और आंखें कसकर बंद कर ली। अनिकेत लाइट ऑफ करता हुआ उसके वजूद पर बादल बनकर छा गया। उसकी दोनों टांगों को खोलते हुए अनिकेत बुरी तरह मदहोश होता उसकी नाजुकी पर अपने होठ रख गया कि सौम्या इस स्पर्श पर बुरी तरह से सिसक उठी थी। उसकी सांसें गहरी हुई थी, दिल की धड़कन तेज हुई थी। उसने अब विरोध करना छोड़ दिया था। जानती थी अनिकेत अब इस मंजिल पर आकर उससे कदम पीछे नहीं हटाएगा। ना चाहते हुए भी सौमी अपना आप उसके हवाले कर चुकी थी और इन नाजुक पलों में खुद को बहकने से रोक नहीं पा रही थी।
जबकि वो पूरी तरह उसकी नाजुकी में समाने के लिए तैयार हो चुका था। धीरे उसकी नाजुकी की नरमी को उंगलियों से महसूस करता हुआ अब वो उसके ऊपर आता, उसकी नाजुकी में एक झटके से उतर गया था। एक मधोश और दर्द भरी सिसकी सौम्या के होठों से निकल गई थी और वह बड़े ही प्यार से उसे समेटता चला गया। अनिकेत की संगत के यह खूबसूरत पल उसे सुकून देने की बजाय एक तूफान के जैसे महसूस हो रहे थे, जो उसे अपने साथ बहाकर ले जाने पर तुले हुए थे। सौम्या, तुम मेरी बीवी हो और आज मैं इस हक को तुम पर जताना चाहता हूं, चाहे तुम तैयार हो या ना हो। अनिकेत ने उसके वजूद में ऊपर नीचे होते हुए उसके कान करीब झुककर धीरे से सरगोशी की। गर्म सांसों की तपिश से सौम्या का पूरा वजूद कांप उठा। वह पूरी तरह उस पर हावी होता उसे अपने वजूद में समा चुका था। कमरे की मध्यम रोशनी में सौम्या की सिसकियां और अनिकेत की सांसों की तेजी एक अजीब सा संगम बना रही थी। अनिकेत ने उसके हर विरोध को अपनी मोहब्बत से कुचल दिया था, जैसे वो ये साबित करना चाहता हो कि अब उसकी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ अनिकेत की चाहत का हक है। उस रात हवेली के उस बंद कमरे में एक नए रिश्ते की बुनियाद तो पड़ गई, मगर वो बुनियाद सौम्या के आंसुओं से भीग गई थी। अनिकेत ने उसे अपना तो लिया, लेकिन इस रिश्ते ने सौम्या के नाजुक दिल पया, जिसे भरने में शायद बरसों लग जाते, क्योंकि यह चुभन उसे जिंदगी भर सुकून से रहने नहीं देती कि इस रिश्ते पर उसका हक नहीं था। उसने धोखे से इस रिश्ते को और अनिकेत की संगत को पाया था। वो खामोशी से छत को ताकती रही, जबकि अनिकेत उसे अपनी बाहों में समेटे सुकून की नींद सो रहा था और एकदम से संतुष्ट हो चुका था, लेकिन इस बात से बेखबर कि उसकी शिद्दत सौम्या की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचा गई है। जरा सी करवट लेते हुए सौम्या ने अपना चेहरा अनिकेत की तरफ किया था। अनिकेत के चेहरे पर फैला सुकून देखकर सौम्या को अफसोस हुआ था। अनिकेत, जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, क्योंकि जिस लड़की को तुमने बचपन से चाहा है वो लड़की तो मैं हूं ही नहीं। एक आहार सौम्या के होठों से निकल गई। दिल में चुपके से ख्याल आया, काश अनिकेत तुम सचमुच मेरे होते। उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरत तीखे नए नक्श सौम्या के दिल में एक पल के लिए उतर गए थे। उसने उंगली से धीरे से अनिकेत के होठों को छुआ था। ना जाने क्यों से अनिकेत से मोहब्बत सी होने लगी थी, जो वो नहीं करना चाहती थी। उसके स्पर्श पर अनिकेत ने कसमसाकर अपनी आंखें खोली और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए उसके होठ उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और दोबारा से आंखें बंद कर ली। और इस बार उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए सौम्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। एक लड़की जैसे ही हापती कांपती लॉन्ज में दाखिल हुई, वहां मौजूद हर इंसान पत्थर बन गया था। सामने खड़ी लड़की का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अनिकेत के साथ खड़ी सौम्या का था। वही आंखें, वही नए नक्श, वही कद काठी, मगर उस लड़की के चेहरे पर थकान और शर्मिंदगी के गहरे निशान थे। सौम्या, संध्या जी के होठों से बेख्तियार यह शब्द निकले और वो सोफे पर ढेर हो गई। अनिकेत ने कभी अपनी बीवी को देखा, कभी उस नई आने वाली लड़की को। वो गैरत के समंदर में डूब गया था। यह सब क्या है? अगर यह सौम्या है तो मेरे पहलू में यह लड़की कौन खड़ी है? अनिकेत के मुंह से यह शब्द टूट कर निकले थे। यह मंजर उसे हैरतों के समंदर में डुबो रहा था। उस पर संध्या जी ने आगे बढ़कर एक गहरी आह भरी और सबकी हैरत दूर करने का फैसला किया, क्योंकि अब सच खुद ही चलकर सबके सामने आ चुका था। तो फिर छुपने का कोई फायदा नहीं था। अनिकेत बेटा, सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। जो ये अभी अभी है, ये असल में सौम्या है, और जिससे तुम्हारी शादी हुई है ये उसकी जुड़वा बहन आहाना है। मोनिका जी की बात पर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अनिकेत के लिए यह खुलासा किसी तूफान से कम ना था। जुड़वा बहन? लेकिन मुझे तो हमेशा यही बताया गया, और आंटी आपने भी तो बताया था ना कि सौम्या अपने माँ बाप की इकलौती है। तुम्हें सच नहीं बताया गया था।
मोनिका जी ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया। जब ये दोनों पैदा हुई थी तो हमारे खानदानी पंडितों ज्योतिषियों ने, खानदान के कुछ बड़ों ने आहाना के बारे में कुछ ऐसी बातें की कि उसे मनहूस समझा जाने लगा। ज्योतिषियों का कहना था कि तुम्हारी जुड़वा बच्चियों में से यह वाली बच्ची अगर परिवार के साथ रही तो परिवार के किसी एक सदस्य को खा जाएगी, जब तक कि यह 20 साल की नहीं हो जाती। इसे पूरे परिवार से अलग रखना होगा, तभी इसकी कुंडली का दोष हटेगा। खानदान के ऊपर से आहाना के मनहूस साय को हटाने के लिए आहाना को घर के पिछले हिस्से में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। सबकी नजरों में सिर्फ सौम्या ही इस घर की इकलौती बेटी थी, जबकि आहाना को हमेशा एक साय की तरह रखा गया। आहाना चुपचाप घर के पिछले हिस्से में रहती रही। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की और इधर सौम्या पर घर के सब लोगों ने अपनी चाहतें लुटानी शुरू कर दी। लेकिन सौम्या एक रात अपने आशिक के साथ फरार हो गई, यह जानते हुए भी कि उसका रिश्ता तुम्हारे साथ बचपन से तय है। पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लगी हुई थी और तब कोई रास्ता समझ ना आया तो आहाना को वहां से लेकर आया गया और उसे सौम्या का नाम दिया गया। वैसे भी आहाना 20 साल की हो चुकी थी। उसे डराया गया, उसे धमकाया गया कि खानदान की इज्जत अब तुम ही बचा सकती हो। और इस तरह मजबूर होकर आहाना ने हमारी बात मान ली और सौम्या बनकर तुमसे शादी कर ली। नंदिनी जी और अनिकेत यह सच्चाई सुनकर एकदम पत्थर बन गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें, लेकिन अनिकेत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को सख्ती से दबोच लिया और बिखरे हुए शेर की तरह सबको देखा। बस बहुत हो चुका यह तमाशा। अनिकेत की आवाज गूंज उठी तो संध्या जी और सागर जी के सर शर्मिंदगी से झुक गए। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं अपने मरे हुए बाप और अपने दादा की जबान की लाज नहीं रख सका। उन्होंने एक नाम से मेरा रिश्ता जोड़ा था, मगर आप लोगों ने रिश्ते की आत्मा को ही झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्हें मैं अपना मानता हूं वही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। फिर उसने मुड़कर असली सौम्या की ओर देखा, जो आंसू बहाते हुए घर वालों से माफी मांग रही थी। और तुम्हें तो अपनी बहन की कुर्बानी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। तुम अपने आशिक के पीछे भाग गई और पीछे अपनी जुड़वा बहन को इस नर्क गई पीछे अपनी जुड़वा बहन को इस नर्क में छोड़ दिया। ऐसी लड़की कभी भी किसी की वफादार नहीं हो सकती। अनिकेत ने कदम और फर्श पर बैठी रोती हुई आहाना का हाथ थामकर उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज सब लोग कान खोलकर सुन लो। यह लड़की जिसे आप लोगों ने अशुभ कहकर अंधेरे में रखा, यही मेरी बीवी है, जिससे मेरी शादी हुई, जिसने मेरे गुस्से और मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त किया, वही मेरी जीवन साथी है। मैं आहाना को अपनी बीवी स्वीकार करता हूँ और आज के बाद अगर किसी ने उसे सौम्या कहकर पुकारा या उसके अद से बड़ा दुश्मन होगा। और आहाना जिसके दिल में चुपके से अनिकेत की मोहब्बत ने सर उठाया था और आहाना जिसके दिल में फूट के अनिकेत की मोहब्बत सर उठाया था, सौम्या के वापस आने पर उसके की मोहब्बत की कोपल मुरझाने ही वाली थी कि अनिकेत की बात पर जैसे वो कोपल दोबारा से खिल उठी थी। उसे तो लगा था वो तो बचपन से सौम्या से ही मोहब्बत करता रहा है। सौम्या के वापस आने पर वो उसे छोड़ देगा और सौम्या को अपना लेगा। घर वाले भी तो सौम्या से ही ज्यादा प्यार करते थे, तो वह खुशी खुशी इस रिश्ते को तोड़कर सौम्या को उसके साथ विदा कर देते। फिर वो कहाँ जाती, उसका क्या बनता। अनिकेत के स्पर्श की छाप खुद के वजूद पर लेकर वो कभी अनिकेत को भुला नहीं पाती, भले उसकी मोहब्बत में घुट घुट कर अपनी जान ही क्यों ना दे देती। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। आहाना को उसके सब्र के बदले भगवान ने उसकी झोली में अनिकेत जैसा जीवन साथी डाल दिया था। उसने अपने आंसुओं को साफ कर लिया, दिल में एक सुकून उतर गया था। अनिकेत आहाना को सहारा देते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जाते जाते मुड़कर दुख भरे शब्दों में कहा, आज के बाद मुझे और मेरी बीवी को कोई तंग ना करे। हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे।
मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूं कि मेरी शादी उस लड़की से नहीं हुई जिसे ना तो अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही अपने खानदान की इज्जत का, बल्कि उस लड़की से हुई जिसके अंदर सब्र है, हिम्मत है, हौसला है और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए जिसने खुद को दांव पर लगा दिया। वे चाहती तो खुशी खुशी मुझे धोखा देकर मेरे साथ अपने रिश्ते की शुरुआत कर सकती थी, लेकिन वे बार बार मुझे रोकती रही, मेरी विनती करती रही, मुझसे समय मांगती रही, क्योंकि वह हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ और धोखे पर रखना नहीं चाहती थी। मुझे गर्व है अहाना पर और अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि उसने मुझे अहाना जैसी पत्नी दी। और मम्मा तैयारी करें, हम आज ही वापस जा रहे हैं और आंटी जी आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी आपसे मिल जरूर आया करेगी और आप भी उससे मिलने आ सकती हैं। वो अपनी बात पूरी करता वहां से चला गया, जबकि सौम्या अपनी माँ के गले से लगी बुरी तरह रो रही थी और अपनी दास्तान उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके आशिक ने उसे धोखा दिया और फरार हो गया, जबकि उसकी माँ ने उसे दूर धक्का देते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ रख दिया। कमरे में दाखिल होते ही अनिकेत ने दरवाजा बंद किया और आहाना को सोफे पर बिठाया। आहाना अभी भी हिचकियों से रो रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक मुजरिम है जिसने अपनी बहन का हक छीना है। अनिकेत उसके सामने फर्श पर ही बैठ गया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। आहाना, उसने पहली बार उसे उसके असली नाम से पुकारा था। आहाना की आंखों में हल्की सी नमी चमकने लगी। दिल उसके यूं पुकारने पर ना जाने क्यों जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरी तरफ देखो आहाना, उसने बेहद नरमी से कहा। तुम इतने दिन मुझसे दूर रही, मुझसे भागती रही, सिर्फ एक डर की वजह से, लेकिन जो हमारे नसीब में लिखा था वही होना था। तुम मेरे नसीब में थी, इसीलिए भगवान ने ऐसे हालत बना दिए कि तुम मेरे सामने आई, आहाना ने सिसकते हुए कहा। लेकिन अनिकेत, मैंने आपको धोखा दिया है। मैम, मैं सौम्या नहीं हूँ और आप तो सौम्या से मोहब्बत करते हैं ना। तो आहाना खुर, मेरे लिए यही काफी है। अनिकेत ने उसकी बात काटी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने तो सिर्फ कुर्बानी दी है। खुद को कसूरवार समझना बंद करो और इस एहसास जुर्म से बाहर आ जाओ कि तुम अपनी बहन की जगह पर हो। तुम अपनी जगह पर हो, मेरे दिल में हो, मेरी जिंदगी में हो। अनिकेत ने आगे बढ़कर मोहब्बत और मान से हाना को अपनी आगोश में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। चलो अब सब कुछ भूलकर मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, ऐसी जिंदगी जहां कोई झूठ ना हो, सिर्फ मैं और तुम हो। आहाना ने पहली बार सुकून का सांस लिया। उसे महसूस हुआ कि बरसों के बाद आखिरकार उसे वह साहिबान मिल गया जिसकी वो हकदार थी और जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। बोलो कहाँ है वो इंसान जिसके लिए तुमने इस घर की दहलीज लांगी थी? सागर साहब ने दहाड़ते हुए सौम्या से पूछा। उनकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था, जबकि सौम्या ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, वो मुझे धोखा देकर भाग गया। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगा, मुझे शहर ले जाएगा। उसने कहा था अगर मैं आज ना आई तो वह अपनी जान दे देगा और मैं उसकी बातों में आ गई। पर जैसे ही हम गांव से बाहर निकले उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया और मेरे पैसे और जेवरात लेकर भाग गया। उसने उसने मुझे धोखा दिया पापा। यह सुनकर सागर साहब गुस्से से तिलमिला उठे। धोखा तो तुमने हमें दिया है लड़की, उस लड़की ने तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी औकात याद दिलाई है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे ऐसी सजा दिलवाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। उसने हमारी हवेली की इज्जत हाथ रखेंगी, उसने हमारी हवेली की इज्जत पर हाथ डाला है। हम उसे कानून के कटघरे में भी खड़ा करेंगे। संध्या जी ने आगे बढ़कर बेटी को गले लगाना चाहा, मगर सागर साहब ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं संध्या, घर में जगह तो मिलेगी, लेकिन क्योंकि यह हमारा खून है, मगर वो मकाम कभी नहीं मिलेगा जो इसका पहले था। यह अब इस घर की लाडली नहीं, बल्कि एक बदनुमा दाग बनकर रहेगी।
बल्कि एक बदनुमा दाग बनकर रहेगी और इसे अपनी गलती का बोझ पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। सागर साहब ने सपाट शब्दों में फैसला सुना दिया। सौम्या को उसी कमरे में भेज दिया गया जहां कभी आहना रहती थी, अंधेरा और तन्हा कमरा। उसके चाचा और उसके बाप ने फौरन पुलिस और अपनी पहुंच के जरिए उस लड़के को ढूंढ निकाला जिसने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। हवेली में अब सौम्या की हैसियत एक कैदी जैसी थी, जिसे सबने माफ तो कर दिया था मगर कबूल किसी ने नहीं किया था। जबकि अगले ही दिन अनिकेत आहाना को लेकर वापस लंदन के लिए निकल चुका था, जहां उन दोनों की नई खुशियों भरी जिंदगी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक और प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।